प्रिय विद्यार्थियों, हम देखते हैं सिलेबस भी। इस इकाई के अंदर जो चौथी हमारी इकाई है, इस इकाई के अंदर हम कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इस इकाई के जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो पहला है ब्रिटिश सत्ता के आर्थिक प्रभाव, उसके बाद में है धन निष्कासन एवं उसके परिणाम। विषय वस्तु है वो है भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण। इसी में पढ़ेंगे नरम दल एवं गरम दल की भूमिका। के बाद में भारत सरकार के जो प्रमुख, एक तो 1919 का अधिनियम जिसको हम कहते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और उसके बाद में जो 1935 ईस्वी के अधिनियम हैं, उन अधिनियमों की सिर्फ किसकी चर्चा करनी है हमको? विशेषताओं की चर्चा करते हैं। धन निष्कासन का अर्थ क्या होता है? धन निष्कासन का अर्थ होता है धन को भारत से बाहर भेजना, धन को भारत से बाहर भेजना। अब देखो, जब सन 1757 के अंदर जो प्लासी की लड़ाई थी, उस प्लासी की लड़ाई के अंदर अंग्रेजों को जब अंग्रेजों की जब निर्णायक विजय हो गई थी, उसके बाद में जब सन 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है, सुजाउद्दौला था उनकी और जो मीर कासिम थी उनकी सेनाओं, और साथ में जो एक मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को हराकर जो अंग्रेज अधिकारी था कोलिन मुनरो, उनकी सेनाओं ने जब इनको पराजित कर दिया था, यानी कह सकते हैं भी जो बक्सर का युद्ध था वो जब अंग्रेजों ने जीत लिया था, तो उस बक्सर के युद्ध के बाद में सन 1765 के अंदर एक इलाहाबाद की संधि होती है। उस इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर दीवानी और राजस्व वसूलने का क्या मिल जाता है? कार्य मिल जाता है। तो उसी राजस्व वसूलने के कार्य को जैसे जैसे समय बीतता गया, आगे बढ़ते गए, तो इन्होंने क्या किया? जो भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं थी या जो भारतीय लोगों की जो मानसिक स्थिति थी, उस मानसिक स्थिति पर पूर्ण रूप से किसका आधिपत्य स्थापित हो गया था? ब्रिटिश सरकार का। तो यहां जो धन निष्कासन का अर्थ है, इस धन निष्कासन का हम अगर आम भाषा में समझे तो उसका अर्थ उस धन से है, यानी उस धन से जो धन भारत से कहां भेजा जाता था? इंग्लैंड। यानी हम कह सकते हैं भी वह धन जो भारत से कहां भेजा जाता था? इंग्लैंड। कहां भेजा जाता? इंग्लैंड। यानी जो भारतीय भूमि पर जितना उत्पादन होता था, उस उत्पादन से यानी किसी न किसी प्रकार का कर या राजस्व वसूल करके जो अंग्रेज उच्च अधिकारी थे, वो उच्च अधिकारी यहां की जितनी भी अपनी बचत हुआ करती थी, उन रुपए पैसे को कहां भेज देते थे? इंग्लैंड भेज देते। तो वही क्या कहलाया था? धन निष्कासन। निष्कासन का मतलब होता है निकालना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो इस धन निष्कासन का अर्थ क्या है? भारत की पूंजी को इंग्लैंड में भेजना, वही क्या कहलाया था? धन का निष्कासन। ये जो धन का निष्कासन था ना, ये दो तरह से होता था। क्या? धन का निष्कासन कितनी तरह होता था? दो तरह से। कौन कौन सी? एक तो होता था मुद्रा के रूप में, पहला तो किसके रूप में? मुद्रा के रूप में, और दूसरा जो होता था वो होता था वस्तु के उत्पादन के रूप में, वस्तु के उत्पादन के रूप में। यानी इन दोनों का जब हम चर्चा करें भी मुद्रा के रूप में और वस्तु के उत्पादन में के रूप में, यानी सीधा सा ये कह सकते हैं भी या तो जो भारतीय धन था उसको मुद्रा के रूप में भेजा जाता था, कहां? इंग्लैंड, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी वहां इंग्लैंड, या उस वस्तु को क्या है? या वस्तु का उत्पादन के रूप में, यानी या कह सकते हैं भी पदार्थों के रूप में जो भारत के यहां उत्पादन होता था, उस उत्पादन को सीधा का सीधा कहां? सस्ते दामों पर खरीद कर कहां भेज दिया जाता था? इंग्लैंड के अंदर। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर जो मुद्रा का उत्पादन था ये तो थोड़ा कम होता था, लेकिन इंग्लैंड के जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों द्वारा जो सर्वाधिक इंग्लैंड के अंदर जो भेजा गया धन था वो क्या था? पदार्थ के रूप में। यानी ऐसी, चाहे हम खाद्यान्न की वस्तुएं ले लें, चाहे वस्त्र उद्योग के बारे में, यानी नरमा जो कपास की फसल होती थी उसका जो उत्पादन होता था वो सीधा का सीधा यहां से कम दाम पर अंग्रेज अधिकारी खरीद करके और सीधा का सीधा कहां भेजा जाता था? इंग्लैंड के अंदर। तो सीधी सी आम भाषा में समझे तो इसका अर्थ धन निष्कासन का यही है भी
एक तो यानी भारतीय यहां का जो धन था उस धन को सीधा का सीधा कहां भेज देना, इंग्लैंड भेज देना, यही क्या कहलाता था, धन का निष्कासन, यानी धन को भारत से बाहर निकालना। और उसी के अर्थ में हम कह सकते हैं तो ये जो धन का निष्कासन था ये कितने प्रकार से होता था, दो तरह थे। एक तो क्या मुद्रा के रूप में यानी रुपए पैसे के रूप में भेजना, और दूसरा क्या है पदार्थ या वस्तु के उत्पादन के रूप में भेजना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो भारत से जो धन इंग्लैंड में भेजा जाता था वो कैसे कैसे भेजा जाता था, तो हम कह सकते हैं जो धन का निष्कासन था भारत से वो अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अनेक रूप से किया जाता था, यानी अनेक रूपों में भारत से बाहर भेजा जाता था। पहला जो रूप हम समझते हैं वो क्या है, जब यहां भारत के अंदर जो ब्रिटिश अधिकारियों की जब नियुक्ति कर दी गई थी तो उस नियुक्ति के बाद में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अपनी जो समस्त बचत हुआ करती थी उस समस्त बचत को कहां भेजते थे, इंग्लैंड, ताकि वो यहां से जाकर के और वहां इंग्लैंड की धरती पर अपनी ऐश और आराम की क्या है जिंदगी जी के किस पैसे पर, भारतीय पैसे पर। तो यानी धन निष्कासन का जो सिद्धांत था वो सर्वप्रथम किसने दिया, तो हमारी जब घर की आर्थिक अर्थव्यवस्था को अंदर जब हम देखते हैं तो हमारे घर का जो मुख्य रूप से जो अर्थ व्यवस्था का जो यानी भार होता है वो किसके ऊपर होता है, दादा के ऊपर। तो सर्वप्रथम जो धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था धन निष्कासन का, दादा भाई नौरोजी। यानी दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश शासनकाल के अंदर आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में सोचा या अपने सिद्धांत दिए थे। तो इस दादा भाई नौरोजी ने यह कहा था भी जो यह सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इस अपने सिद्धांत के अनुसार उन्होंने यह कहा था भी जो ब्रिटिश जो शासन था, क्या भारत के अंदर जो ब्रिटिश का जो शासन था या अंग्रेजों का भारत के अंदर जो शासन था, उन्होंने क्या किया, अपने जो शासन की कीमत थी, यानी यहां भारत के अंदर जब उसका जो शासन होता था उस शासन की कीमत, उस शासन की जो कीमत थी वो किन से वसूली थी, भारतीयों से वसूली थी। वसूली किन से, भारतीयों से। यानी दादा भाई नौरोजी का कहने का यह मतलब है जब भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की जब स्थापना हो गई थी, उस ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद में उन्होंने यहां भारतीय धन को लूट खसोट करना प्रारंभ कर दिया था। तो उन्होंने उसी के अंदर जो एक दादा भाई नौरोजी था, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था किसके ऊपर, धन निष्कासन के ऊपर। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने कहा था भी भारत के अंदर जो ब्रिटिश शासन था, यानी क्या, जो भारत के अंदर जो ब्रिटिश शासन था, उस ब्रिटिश शासन की जो कीमत थी वो कीमत किसके द्वारा वसूल की जाती थी, भारतीय जनता से क्या की जाती थी, वसूल की जाती थी। किसके द्वारा, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं धन निष्कासन की मात्रा, यानी मात्रा का मतलब है भी किस समय में भारत से कितना धन बाहर भेजा गया था। तो इसके मात्रा के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दो व्यक्ति है, एक का नाम है दादा भाई नौरोजी, एक का नाम है दादा भाई नौरोजी या नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, और दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है जीवी जोशी, जीवी जोशी। ये दोनों व्यक्ति क्या है, भारतीय आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में कहते हैं। ये क्या कहते हैं भी जब 1883 का काल था, कब का, 1883 के काल से लेकर के और जो 1900 ईस्वी तक का जो काल था, कौन कहते हैं भी किस मात्रा के अंदर, यानी इन जो 1883 से लेकर के और 1900 तक का ये जो 17 वर्ष का समय था, इस 17 वर्ष के समय में अंग्रेजों द्वारा भारत से कितना धन बाहर भेजा गया। तो इन्होंने क्या कहा है भी जो दादा भाई नौरोजी और जीवी जोशी, इन्होंने कहा है जो 1883 से लेकर के कितने तक, 1883 से लेकर के कितने तक, 1900 तक का जो 17 वर्ष का समय था, उसके अंदर लगभग 359 करोड़ रुपए, कितने, लगभग 359 करोड़ रुपए कहां भेजे गए थे, इंग्लैंड में। कहां भेजे गए थे, इंग्लैंड के अंदर कितने रुपए, यानी 1983 से लेकर के 1883 से 1900 तक के काल का जो 17 वर्ष था, उस 17 वर्ष में 359 करोड़ रुपए कहां भेजे गए थे, इंग्लैंड के अंदर। क्या है, डी.ए. वाचा, ये डी.ए. वाचा भी क्या है, अपना मत देता है और ये क्या कहता है भी 1860 से लेकर के और 1900 ईस्वी तक
क्या 1860 से लेकर के और 1900 ईस्वी तक भारत से लगभग इन 30 या 40 वर्षों में, इतने सालों के अंदर लगभग भारत से 40 करोड़ रुपए भारत से बाहर भेजे गए। कहां? इंग्लैंड के अंदर। अब चर्चा करते हैं धन निष्कासन के साधन, यानी वो कौन कौन से ऐसे साधन थे जिसके माध्यम से यहां की जो भूमि से धन यानी लेकर के और इंग्लैंड भेजे जाते थे, यानी वो कौन कौन से साधन थे। इन्हीं साधनों को हम कह सकते हैं भी वो कौन कौन से स्वरूप थे जिसके माध्यम से भारतीय जो धन था उस धन को इंग्लैंड भेजा जाता था। यानी यहां भारतीय भूमि पर पूर्ण रूप से जब ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हो गया था, तो ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य होने के बाद में अंग्रेजों ने लगभग क्षेत्र के ऊपर, अगर कृषि होती थी तो उसके ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, अगर उद्योग धंधे थे तो उसके ऊपर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और अगर कोई लघु कोई छोटे स्तर पर उद्योग थे उनके ऊपर भी किसका हो गया था? अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। और जितना भारतीय भूमि पर जो उत्पादन होता था उस उत्पादन का लगभग 1/3 हम कह सकते हैं भी लगभग 80% भाग कर के रूप में ले जाते थे कौन? अंग्रेज अधिकारी। तो उसी प्रकार इस धन निष्कासन के साधन या स्वरूप का जो पहला कारण है वो क्या है? कृषि का वाणिज्यीकरण। यानी सर्वप्रथम जो अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जो साधन अपनाया गया था भारत से धन निष्कासन का, वो उन्होंने क्या किया? कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। कैसे? जब भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार की स्थापना हो गई थी तो उस ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? जो भारतीय लोगों की जो कृषि करने की जो परंपरा थी उस परंपरा में बहुत सारे क्या कर दिए? बदलाव कर दिए। यानी उन्होंने क्या कर दिया? कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया, यानी नवीनीकरण कह सकते हैं। इस तरह से आप खेती करो, आपकी जो खेती की जो परंपरा है वो करने में थोड़े से हमारे यहां आपकी जो कृषि करने की जो परंपरा है उसके हिसाब से नहीं, जो अंग्रेज अधिकारियों के हिसाब से कृषि करो। ताकि इन्होंने क्या किया? यहां जो भारत की भूमि थी उस भारतीय भूमि के ऊपर जो इंग्लैंड के उद्योगपति थे, इंग्लैंड के जो उद्योगपति थे वो उद्योगपति भारतीय भूमि को खरीदने लग गए थे, भारतीय भूमि को खरीदने लग गए थे। यानी भारतीय भूमि को खरीद करके और वहां पर जितना भी जो चाय की फसल का उत्पादन किया जा सकता है, चाहे नील की खेती का उत्पादन किया जा सकता है, चाहे कॉफी का, यानी इन सब चीजों का उत्पादन करके और सीधा का सीधा उनसे जो लाभ मिलता था उस लाभ को सीधा का सीधा उनके द्वारा कहां भेज दिया जाता था? इंग्लैंड में भेज दिया जाता था। क्यों? उन्होंने वाणिज्यीकरण कैसे किया? भी भारत के अंदर जो कृषि की जाती थी उस कृषि की जो पारंपरिक कृषि थी उस पारंपरिक कृषि को तौर तरीके छोड़ करके और भारत के अंदर नील, चाय और कॉफी के उत्पादन, उन्होंने ये उत्पादन क्यों लगवाए थे? सिर्फ अपने स्वार्थों की यानी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और यहां से जितना भी उनको धन उत्पादन होता था उस धन उत्पादन से जो भी लाभ प्राप्त होता था उस लाभ को कहां भेज दिया जाता था? इंग्लैंड में। किसके रूप में? धन निष्कासन के रूप में। साधन है वो है कंपनी की लूट। अब देखो कंपनी ने कैसी यहां पर लूट मचाई। क्यों? क्योंकि ये देखो कंपनी ने लूट मचाने के पीछे क्या कारण थे? जो भारतीय नरेश थे, यानी जो भारतीय नरेश थे उन भारतीय नरेशों को किसी योग्य शासक को गद्दी पर न बिठा करके और अपनी इच्छा अनुसार, यानी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को क्या है? अपनी इच्छा अनुसार उसको क्या है? गद्दी पर बैठा करके और उस गद्दी में बैठाने की एवज में, यानी जिस भी सम्राट को उन्होंने गद्दी पर बैठाया और उसको गद्दी पर बैठाने की एवज में क्या किया? अंग्रेजों ने उस जो राजा बनता था उस राजा से विपुल तरीके से हम कह सकते हैं भी विपुल धन प्राप्त किया। यानी बहुत अत्यधिक मात्रा में लगभग करोड़ों के ऊपर उन्होंने क्या है? रुपए पैसे लेकर के और उसको वहां की गद्दी पर उसको नियुक्त किया। इसी के बारे में हम जब चर्चा करते हैं, जो हमारा प्लासी का जब युद्ध हुआ था, कब? 1757 के अंदर जब प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध जब अंग्रेजों ने जीत लिया था, कब? प्लासी का युद्ध जब अंग्रेजों ने जीत लिया था तो इस युद्ध के बाद में जो नवाब बना था उसका नाम था मीर कासिम। जो नवाब बनाया गया था उस नवाब का क्या था? मीर कासिम नहीं, मीर जाफर। जब बंगाल की गद्दी पर किसको बिठाया गया था नवाब के रूप में? प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को। जब ये मीर जाफर को बिठाया गया था तो लगभग मीर जाफर को इस गद्दी की एवज में अंग्रेजों को लगभग 3 करोड़ रुपए दिए थे।
किसके एवज के रूप में? बंगाल का नवाब बनने के एवज के रूप में। तो इस प्रकार जो कंपनी थी उस कंपनी ने यहां भारत के अंदर भयंकर तरीके से क्या मचाई? लूट मचाई। अब देखो सार्वजनिक ऋण का मतलब क्या होता है? यानी यहां अंग्रेज अधिकारियों की या ब्रिटिश सरकार की जब जो स्थापना हो गई थी, उस स्थापना के बाद में यहां भारत के अंदर जो युद्ध होते थे या युद्ध के अंदर जो ब्रिटिश प्रशासन संबंधी यानी जो ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार के अंग्रेजी अधिकारियों के ऊपर जितना भी जो व्यय होता था या जो खर्च होता था, उस खर्च को किससे यानी जो खर्च था उस खर्च को किससे वसूल किया जाता था? भारतीय कृषकों से या भारतीय सरकार से, भारतीय किसानों से उस खर्च को लिया जाता था। इसी कारण इस सार्वजनिक को क्या कहा जाता था? भारतीय ऋण। इसी कारण इसको क्या कहा जाता था? भारतीय ऋण। अगर सीधी सी भाषा में समझे भी, जब ब्रिटिश अधिकारी यहां भारत के अंदर भारतीय लोगों की रक्षा के लिए जब किसी दूसरे आक्रांता या आक्रमणकारी से रक्षा करेंगे, तो उस जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते थे, वो वेतन और भत्ते किसके द्वारा दिए जाएंगे? भारतीय सरकार के द्वारा। और भारतीय सरकार किससे वसूल करेगी? भारत के किसानों से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी यहां जो भारत का जो धन था, वो धन सीधा का सीधा कहां भेजा जाता था? यानी जो भारतीय कृषकों से धन यानी कर के रूप में लेकर के और सीधा का सीधा धन कहां भेज दिया जाता था? इंग्लैंड के अंदर भेज दिया जाता था। तो इस प्रकार जो सार्वजनिक ऋण था उसके माध्यम से क्या है? भारतीय लोगों को यहां लूटपाट मचाई गई थी। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है? रेलवे। यानी ये हम कह सकते हैं भी भारतीयों को जो महत्वपूर्ण देन है, एक तो शिक्षा थी अंग्रेजों की, जब अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण देन है वो क्या है? रेलवे। यानी भारत के अंदर जब रेलवे का जो निर्माण किया गया था, क्या? रेलवे का निर्माण, यानी रेलवे जो लाइन थी जब उसका निर्माण किया जा रहा था, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया? इस रेलवे निर्माण का जो ठेका हुआ करता है, वो ठेका क्या है? ब्रिटिश अधिकारियों को ही दिया गया था। किसको? यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों या ब्रिटिश लोगों को ही दिया गया था। किसके ऊपर? 5% लाभ के ब्याज पर, 5% लाभ के ब्याज पर। यानी इस रेलवे लाइनों के निर्माण से जितना जो लाभ होगा, उस लाभ का 5% सीधा का सीधा किसको दिया जाएगा? ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन जो ठेकेदार थे, यानी जो रेलवे लाइनों का निर्माण करने वाले थे, उन लोगों को दिए जाएंगे। और उसकी साथ ही साथ उन्होंने ये चर्चा की भी जितनी भी पूंजी का विनियोग होगा, किसका? जितनी भी पूंजी का जो विनियोग होगा, उस विनियोग के अंदर जो लाभ होगा, उस लाभ का लगभग आधा हिस्सा भी किसको दिया जाएगा? जो रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब भारत के अंदर अंग्रेजों ने रेलवे लाइन का निर्माण किया, उसके अंदर भी उन्होंने सिर्फ क्या किया? अपना ही उल्लू सीधा किया। इसी उल्लू के माध्यम से, क्यों? क्योंकि रेलवे निर्माण का तो भारतीयों को भी कार्य दिया जा सकता था, लेकिन नहीं, सिर्फ उसका मतलब क्या था? भारतीयों के यानी जो भारतीय लोग है, उन भारतीय लोगों का क्या है? शोषण किया जाए। इसी कारण उन्होंने जो रेलवे का कार्य था वो भी किसको दिया था? अपने ही अधिकारियों का। पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है खनिज तथा वन संपदा। खनिज तथा वन संपदा। अब देखो, हर चीज पर धीरे धीरे अंग्रेज क्या है? अपना अधिकार करते जा रहे थे। तो उन्होंने भारत के अंदर जो कोयले या लोहे की जो खानें थी, उन लोहे की खानों के अंदर भी ब्रिटिश जो पूंजी थी, उस पूंजी को लगाया उन्होंने भी। यहां खनिज और जो वन संपदा थी, इसके अंदर चाहे तो वन क्षेत्र के अंदर कोयले का उत्पादन हो, चाहे किसी खनिज का उत्पादन हो, खनिज के अंदर जिस तरह लोहा है, इसके उत्पादन का, यानी इन क्षेत्रों को भी अंग्रेजों ने क्या है? भारी भरकम पूंजी लगा करके अपने वश में कर लिया था। फिर यहां से उन माल को क्या है? इंग्लैंड में भेज करके और वहां अच्छी चीज उनसे निर्माण करके वापिस भारत के अंदर क्या है? उसको उच्च दामों पर भेजा जा, यानी उच्च दामों पर भारतीय सरकार या भारतीय जो जनता थी उसको क्या है? उसके बर्तन वगैरह बना करके और उसको उच्च दामों पर भारत में बेचा जाता था। उसी प्रकार इन्होंने सर्वाधिक जो उत्पादन यानी सर्वाधिक जो
यानी इस खनिज तथा वन संपदा के अंतर्गत इन्होंने जो सर्वाधिक निर्यात किया था वो किसका किया था? लकड़ी का, ताकि भारत के अंदर जो अच्छी किस्म की लकड़ियां हैं, इस अच्छी किस्म की लकड़ियों को इंग्लैंड भेज करके, किसके माध्यम से? रेलवे के माध्यम से इंग्लैंड भेज करके, और वहां जो उसके प्रमुख उद्योग हैं उन उद्योगों में उस लकड़ी के अच्छे प्रकार के फर्नीचर बना करके और वापिस उच्च दामों पर कहां बेच देना? भारत के अंदर बेच देना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे धन निष्कासन के साधन, यानी किस प्रकार भारत से धन का निष्कासन किया जाता था और वो कौन कौन से ऐसे साधन थे। निष्कासन के परिणाम, यानी भारतीय जो पूंजी थी या जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, जब वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार ने उस अर्थव्यवस्था को जकड़ लिया था, तो उस अर्थव्यवस्था या भारत के अंदर जो धन निष्कासन किया गया था इंग्लैंड की सरकार द्वारा या इंग्लैंड के उच्च अधिकारियों द्वारा यहां पर, तो उसके भारतीयों के सामने कौन कौन से परिणाम निकल करके आए? यानी भारत के अंदर क्या गरीबी को ज्यादा महत्व दिया गया, या भारत के अंदर गरीबी या जो निर्धनता थी उसके ऊपर क्या है? अत्यधिक। तो ऐसे कौन कौन से परिणाम थे, इस धन निष्कासन थे? तो पहला जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो है निर्धनता में वृद्धि। निर्धनता का मतलब क्या है? गरीबी में वृद्धि। अब देखो गरीबी में वृद्धि कैसे हुई? धन निष्कासन के फल स्वरूप जो भारत के अंदर जितना भी उत्पादन होता था वो उत्पादन ब्रिटिश सरकार अपने अधीन रख लेती थी। क्यों? क्योंकि उनको जो बक्सर के युद्ध के बाद में जो दीवानी और जो राजस्व वसूलने का जो कार्य था वो उनको मिल गया था। उसके द्वारा अपने अधिकारियों को यहां जोर जबरदस्ती से भारतीय किसानों से क्या किया जाता था? धन का वसूल किया जाता था, तथा ये जो धन का वसूल था वो किन किन के रूप में? या तो कच्चे माल के रूप में या किसी और तरीके से, यानी भारतीय जो धन था उसका निष्कासन किया जाता था। इस कारण यहां जो भारतीय भूमि पर रहने वाली जो जनता थी उस जनता के अंदर धीरे धीरे क्या है? गरीबी और भूखमरी के माध्यम से क्या है? धीरे धीरे निर्धनता आती गई। तो हम कह सकते हैं भी धन निष्कासन के माध्यम से भारतीय जो जनता थी उस भारतीय जनता में लगभग क्या? गरीबी के कगार पर या भूमि, यानी जो भूमि थी उस भूमि पर भी क्या है? ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया था। इस कारण जो भारतीय लोग थे उस भारतीय लोगों में क्या है? दिनों दिन, दिन प्रतिदिन क्या है? निर्धनता या गरीबी आती गई। इसी प्रकार जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है? कुटीर उद्योगों का पतन। क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है? यानी दूसरा परिणाम क्या है? कुटीर उद्योगों का पतन। अब देखो कुटीर उद्योगों का पतन कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि यहां से भारत से ही ब्रिटिश सरकार धन निष्कासन करके और भारत के यहां लोगों द्वारा जब किसी कुटीर यानी अपने घरेलू उद्योग धंधों के माध्यम से जब भी किसी छोटी बड़ी वस्तु का निर्माण किया जाता था और उसी धन के माध्यम से यानी भारत से धन का निष्कासन करके और जब इंग्लैंड भेज दिया जाता था तो वहां इंग्लैंड के अंदर जो कारखानों के अंदर जो बने हुए वस्तु के उत्पाद थे उस उत्पादों की अपेक्षा जो भारत के अंदर हाथों से निर्माण किए जाने वाले जो उत्पाद थे इन दोनों के बीच में भयंकर भारतीय जो उद्योग थे वो उद्योग क्या है? प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई। इस कारण जो भारतीय उद्योग था उस भारतीय उद्योगों के अंदर जो कुटीर उद्योग एक जो घरेलू स्तर पर तैयार किए जाते थे उन दोनों की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। इस प्रतिस्पर्धा के कारण जो लघु एवं कुटीर उद्योग था उनका क्या है? धीरे धीरे क्या होना प्रारंभ हो गया था? पतन होना प्रारंभ हो गया था। इस प्रकार धन निष्कासन का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला? भारतीय स्तर पर जो या भारतीय क्षेत्र के अंदर एक परिवार द्वारा जो कुटीर उद्योग लगाए गए थे या जो लघु स्तर के उद्योग लगाए थे उस उद्योगों पर भी किसका प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलने लगा था? ब्रिटिश कंपनी का। तो इस प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम था कुटीर उद्योगों का पतन। महत्वपूर्ण परिणाम है वो क्या है? भारतीय कृषि का पिछड़ापन। अब देखो यहां धन निष्कासन के कारण भारतीय कृषि कैसे पिछड़ गई थी? क्योंकि अब देखो जो धन निष्कासन किया गया था अंग्रेजों द्वारा यहां लगभग हर चीज पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इस कारण जो भारतीय कृषि थी वो कृषि भी क्या है? धीरे धीरे पिछड़नी प्रारंभ हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहां
के जो किसान थे उन किसानों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या है भारी लगान वसूल किया जाता था। और उस लगान वसूल यानी जो लगान वसूल यानी अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों से लगान का वसूल तो कर लिया जाता था, लेकिन जो उनको लगान प्राप्त होता था उस लगान की राशि का जो प्रयोग था, यानी जो लगान वसूल करने के से जो राशि प्राप्त होती थी वो राशि सीधी की सीधी कहां भेज दी जाती थी, इंग्लैंड की सरकार के पास में भेज दी जाती थी। अगर उसी राशि में से कुछ हिस्सा अगर भारतीय कृषि के ऊपर लगाया होता तो भारतीय कृषि क्या है पिछड़ापन नहीं आता, लेकिन जितना धन यहां उत्पादन होता था उसका लगभग हम कह सकते हैं 80% अंग्रेज अधिकारी अपने क्षेत्र में ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाते थे। इस कारण जो भारतीय कृषि थी उस भारतीय कृषि के अंदर नवीनीकरण नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज अधिकारी यहां जितना भी धन था वो तो अपने पास में ले जाते थे। इस कारण जो भारतीय किसान थे वो भारतीय किसान अपनी कृषि का उत्पादन करने के लिए किस पर आश्रित हो गए थे? ब्रिटिश सरकार पर। लेकिन ब्रिटिश सरकार से उसके यानी ब्रिटिश सरकार को उसको कृषि करने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती थी। इस कारण जो तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम निकला वो क्या है? भारतीय कृषि का क्या है पिछड़ापन प्रारंभ हो गया था, या भारतीय कृषि धीरे धीरे क्या है पिछड़ने के स्तर पर आ गई थी। चौथा जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो क्या है? किसानों की दुर्दशा। अब देखो किसानों की दुर्दशा कैसे? पिछले पॉइंट में हमने जब भारतीय कृषि है उस कृषि का जब पिछड़ापन हो गया तो अपने आप ही किसानों की दुर्दशा क्या हो गई? वैसे ही ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उस ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कर वसूल किया जाता था वो कर वसूल इतनी कठोरता के साथ में किया जाता था। क्यों? क्योंकि जब भारत के अंदर कई बार अकाल या महामारी या भूखमरी की भी स्थिति आ जाती थी, लेकिन उस समय जब एक किसान था उस किसान के पास में जो उस किसान के जो जमीन थी उस जमीन के ऊपर जब उत्पादन ही नहीं होता था तो उस उत्पादन के बदले में लेकिन उत्पादन न होने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या है जोर जबरदस्ती उसके ऊपर क्या है लगान लाद दिया जाता था। इस कारण उस लगान को पूरा करने के लिए जो भारतीय किसान थे उस किसानों को ब्रिटिश सरकार से क्या लेना पड़ता था? ऋण लेना पड़ता था। जब किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उच्च दरों पर ऋण दिया गया था उस ऋण को जब भारतीय किसान क्यों उत्पादन होता नहीं था, जब भारतीय किसान उसको उत्पादन को नहीं चुका पाते थे या उस ऋण को नहीं चुका पाते थे तो इस कारण जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो ब्रिटिश अधिकारी उस किसान की क्या है भूमि को हड़प लेते थे तथा अत्यधिक लगान भारतीय भूमि या भारतीय किसानों पर लगा करके और हमेशा ही उसको किसके नीचे रखना चाहते थे? उसके ऋण के बोझ के तले। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो भारतीय किसान थे उस भारतीय किसानों की भी क्या है दुर्दशा हो गई थी। क्यों? क्योंकि उत्पादन तो पूरा का पूरा कौन ले जाते थे? अंग्रेज अधिकारी। और अंग्रेज अधिकारी फिर भी उत्पादन के अलावा जब कई बार बरसात नहीं होती थी तो भी अगर फसल अच्छी न होने पर भी भारतीय जो किसान थे उस किसानों से क्या है यानी जोर जबरदस्ती से क्या लिया जाता था? ऋण का वसूल किया जाता था या कर का वसूल किया जाता था। पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है या परिणाम है वो है व्यापार में कमी। पांचवा जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला वो क्या है? व्यापार में कमी ओब्लिक हम लिख सकते हैं व्यापार के अंदर हानि। व्यापार के अंदर कमी या व्यापार के अंदर हानि। अब देखो कंपनी जो थी ब्रिटिश कंपनी थी वो क्या है भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। किसका? भारतीय जो कंपनी थी उन्होंने भारत से जितने भी व्यापार किए जाते थे उस व्यापारों पर क्या है अपना एकाधिकार यानी खुद भारतीय व्यापारों की क्या है मालिक बन के बैठ गई थी। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से जिस तरह कच्चे माल का व्यापार करना था या भारत के अंदर कोई और वस्तु थी उस वस्तु का निर्यात करके यानी कम दामों पर निर्यात करके और कहां भेज दिया जाता था? इंग्लैंड भेज दिया जाता था। उसी कच्चे माल से वहां उस माल को पका करके और अच्छी वस्तुएं निर्माण करके और उसी माल यानी भारतीयों के धन से ही अच्छी तरह से किसी वस्तु का निर्माण करके और भारतीय जो यहाँ की भूमि थी उस भारतीय भूमि के जो किसान थे या यहाँ के रहने वाले जो लोग थे उन लोगों को उसी भारतीय भूमि के उत्पादन से बनी हुई चीजों को भारत के ऊपर लाद करके क्या है अत्यधिक लाभ कमाया था। इस कारण जो भारत के अंदर जो व्यापार की प्रक्रिया थी या जो व्यापार वाणिज्य की प्रक्रिया थी वो क्या हो गई थी? लगभग चौपट की अवस्था में आ गई थी। हम कह सकते हैं भी लगभग
न के बराबर भारत के अंदर क्या अब होने लगा था, व्यापार होने लगा था। इस कारण भारत के जो व्यापारी थे उन व्यापारियों को अनेक प्रकार से हानियों का सामना करना पड़ा, तथा इस कारण जो भारतीय यहाँ के जो व्यापारी थे वो अपने द्वारा जो तैयार किया गया माल था और वहां इंग्लैंड से जो भारतीय माल से तैयार माल होकर के आता था, उन दोनों के बीच में क्या है, प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती थी। इस कारण जो भारतीय व्यापार था उस भारतीय व्यापार के अंदर कमी या हानि होनी स्वाभाविक सी बात थी। बार बार अकाल पड़ना। अब देखो उस समय यानी आज के वर्तमान समय में जिस तरह नहरें निकाली गई है, ट्यूबवेल की व्यवस्थाएं हैं या अन्य कोई अनेक प्रकार के सिंचाई के साधन है, लेकिन उस समय क्या था, जो भारतीय कृषि थी, क्या जो भारतीय कृषि थी वो पूर्ण रूप से किस पर आश्रित थी, भारतीय कृषि पूर्ण रूप से किस पर आश्रित थी, वर्षा पर आश्रित थी। तो कई बार ऐसा होता था जब कई बार कम वर्षा होती थी, उस कम वर्षा या हम कह सकते हैं कई बार अकाल भी पड़ जाता था, कई बार भूकंप वगैरह भी आ जाते थे। इस कारण जो भू राजस्व था उस भू राजस्व की जो दर थी वो दर क्या थी, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भारत के ऊपर अत्यधिक लागू की गई थी। क्यों? क्योंकि कई बार अकाल या अन्य कोई ऐसी प्राकृतिक विपदा के कारण भारतीय जो किसान थे वो जब अपनी भूमि के अंदर किसी फसल का उत्पादन ही नहीं कर पाते थे, तब वो कहां से चुका पाते इंग्लैंड यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उसका ऋण। लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार क्या है, उनकी इस परिस्थिति का नाजायज फायदा उठा करके और उसके ऊपर अत्यधिक लगान लगाते थे, तथा लगान लगाने के बाद में जो भारतीय कृषि थी उस कृषि पर बहुत से ऐसे यानी जो कारण थे, क्यों हम कह सकते हैं भी उस काल में जो भारतीय कृषि थी वो पूर्ण रूप से किस पर आश्रित थी, वर्षा पर आश्रित थी। लेकिन कई बार कई वर्षों तक बरसात न होने के कारण यहाँ क्या है, अकाल की परिस्थिति भी हो जाती थी। उस अकाल की परिस्थिति में जब किसान के पास में फसल का कम उत्पादन होता था, लेकिन कम उत्पादन होने के बावजूद उसके परिवार का लालन पालन नहीं हो पाता था, लेकिन लालन पालन न हो तो चलेगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार को उसका क्या है, कर अवश्य देना पड़ेगा। इस कारण जो धन निष्कासन था उसके कारण भारत के अंदर जो गरीबी भी आई, निर्धनता भी आई, जो किसान थे वो दयनीय हालात में हो गए। उसी के अंदर जो कई बार वर्षा न होती उस कारण जो कृषि न होती थी, फिर भी अंग्रेज अधिकारियों द्वारा क्या है, जोर जबरदस्ती क्या है, भारत से लगान वसूल किया जाता था। तो छठा जो महत्वपूर्ण कारण क्या है, वो बार बार अकाल पड़ना। सातवां जो महत्वपूर्ण परिणाम है वो क्या है, योग्यता का यानी जो सातवां महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है, योग्यता का शोषण। अब देखो योग्यता का शोषण कैसे किया गया ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा, क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो ब्रिटिश सरकार थी उस ब्रिटिश सरकार ने जो भारत का जो प्रशासन था उस प्रशासन को पूर्ण रूप से क्या है, अपने कब्जे में कर लिया था। क्यों? क्योंकि प्रशासन का मतलब होता है यानी जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो प्रशासनिक अधिकारियों के जो उच्च पद हुआ करते थे, किसके, प्रशासनिक अधिकारियों के जो उच्च पद हुआ करते थे, उस उच्च पदों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा अंग्रेज अधिकारियों को ही नियुक्त किया गया, यानी अंग्रेज अधिकारियों को ही नियुक्त किया गया था। क्यों? इसके नियुक्त करने के पीछे क्या मंशा थी ब्रिटिश सरकार की, क्यों? क्योंकि उनको पता था भी ब्रिटिश अधिकारी है, उन ब्रिटिश अधिकारियों को जो वेतन दिए जाएंगे या जो भत्ते दिए जाएंगे या जो पेंशन दिए जाएंगे, यानी या तो ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन या भत्ते या पेंशन, यानी जितनी भी पैसे के रूप में जो चीज दी जाएगी वो भारतीय जो किसान है या जो भारतीय सरकार है उस भारतीय सरकार का जो धन है उसी धन में से उसको वेतन भत्ते और पेंशन दिए जाएंगे, ताकि जो ब्रिटिश अधिकारी है या जो नियुक्त अधिकारी है वो क्या करते थे, उस धन को सीधा का सीधा अपनी बचत के रूप में कहां भेज देते थे, इंग्लैंड में। इस कारण भारत के अंदर जो उच्च प्रशासनिक पदों पर जो उच्च योग्यता अधिकारी यानी पात्र थे, उन अधिकारी पात्रों को यानी वहां उस योग्य पद पे न लेकर के और ब्रिटिश सरकार द्वारा किसको लिए जाता थे, अपने ही अधिकारियों को। इस कारण हम कह सकते हैं जो यहां ब्रिटिश अधिकारी थे उनके जो पेंशन भत्ते या जो वेतन था वो सीधा का सीधा इंग्लैंड भेजा जाए। इस कारण इंग्लैंड सरकार ने जो भारतीयों के लिए जो प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षाएं होती थी उन परीक्षाओं का भी आयोजन इन्होंने कहां करवाना प्रारंभ कर दिया था, इंग्लैंड के अंदर, ताकि वहां
की परिस्थिति के हिसाब से उनकी जो परीक्षाएं, उन परीक्षाओं का आयोजन किया जाए और उन परीक्षाओं में ज्यादा से ज्यादा, यानी भारत के तो न के बराबर उसमें सफल हो और सबसे ज्यादा कौन हो, ब्रिटिश अधिकारी उसमें सफल हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने, ये था हमारा धन निष्कासन, कैसे भारत से इंग्लैंड ने धन का निष्कासन किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ में आज का हमारा ये प्रश्न पूरा होता है। धन्यवाद।